एपिसोड 1। तकदीरे इश्क। कैसा हो अगर नियति हट करने पर उतर आए, इश्क बगावत पर उतर आए तो, और दुश्मनी मोहब्बत करने पर आ जाए तो। इसी पर आधारित है मेरी ये नई कहानी। ये कहानी दो ऐसे किरदारों की है जिनका मिलना नियति ने चुना था, जिसे उन दोनों ने ही नामंजूर किया। पर अगर नियति हट करने पर आ जाए तो कहानी उसके अनुसार चलती है और इन दोनों की ज़िंदगी नियति अपने अनुसार चलाने वाली है। ये कहानी है दो ऐसी जिंदगियों की जिनके बीच में सिर्फ एक रिश्ता है, और वो रिश्ता है पारिवारिक दुश्मनी का। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नियति के अनुरूप जिद से इश्क की बगावत की ये दास्तां क्या मुकम्मल हो पाएगी। क्या दुश्मन को दुश्मनी और नफरत भुलाकर बेइंतहा मोहब्बत करने पर नियति मजबूर कर पाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस नई कहानी को। कहानी शुरू होती है रजवाड़ों के खानदान की सियासत, जिसमें मान, मर्यादा, अनुशासन और इज्जत सबसे पहले आती है और फिर आती है खुशी। ऐसे ही एक घराने में पली बड़ी मर्यादाओं के बीच उलझती श्रीनिका, जिसने अपने सपनों को पंख देने के लिए सारे रीति रिवाजों को ताक पर रख दिया। अपने खानदान की सबसे पढ़ी लिखी लड़की, जिसने खुद के सपने को पूरा करने के लिए हर हद पार की। जिस खानदान में लड़कियों को 12th पास करने के बाद घर में बैठकर रसोई और बाकी के कामों में सीखने के लिए झोंक दिया जाता था, उस घर में श्रीनिका ने अपने सपनों के लिए पंख फैलाया। अपनी माँ ऐश्वर्या सिंह रजावत के साथ, जिन्होंने पूरे खानदान से बैर लेकर अपनी बेटी का साथ दिया और अपनी बेटी के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा किया। आज श्रीनिका का नाम एक काबिल डॉक्टरों में गिना जा रहा है, पर आज भी कई रजवाड़े खानदानों में अपनी सियासती इज्जत, अपनी मान मर्यादा, सम्मान, अपनी परंपराओं और अपने झूठे अहम के खातिर कई लड़कियों की खुशियां और उनके सपने चूल्हे की आग में स्वाहा हो चुके होते आ रहे हैं। वहीं श्रीनिका सिंह रजावत, जो कि हमारी कहानी की नायिका है, उनकी उम्र 28 साल है, जो डॉक्टर बनने के बाद भी इन सब में अभी भी उलझी हुई है। श्रीनिका इस बात से खुश है कि उसके पिता ने उसके सपनों की कद्र की। देर से ही सही, पर उसके साथ अब उसकी माँ और उसके पिता दोनों का सहयोग था, इसलिए वह आराम से अपनी जॉब और अपने सपनों को पंख दे पाती थी। जहाँ घर में संयुक्त परिवार होने के कारण सभी के अपने अपने विचार होते हैं, इस संयुक्त परिवार में श्रीनिका अपने माता पिता के सानिध्य में वो सब कुछ कर रही थी जो वो करना चाहती थी। पर अभी भी काफ़ी ऐसे रीति रिवाज, रूल रेगुलेशंस थे जो कि श्रीनिका को मानने पड़ते थे। उसमें से एक रिवाज था श्रीनिका की शादी। श्रीनिका किसी भी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी जो उसकी भावनाओं की और उसके स्वाभिमान की इज्जत ना करे। हालांकि उसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, पर श्रीनिका को ऐसे लड़के की तलाश थी जो उसकी भावनाओं को समझे, ना कि उसके परिवार में उसके बड़े पापा और दादाजी लोगों के जैसे सिर्फ अपने मन की ही करे। इसलिए श्रीनिका शादी से घबराती थी। जब श्रीनिका के लिए लड़का ढूंढा गया तो श्रीनिका के ताऊजी ने काफ़ी प्रयास किया कि वो श्रीनिका की शादी अपने हिसाब से करवाने की सारी कोशिश कर सके, पर ऐसा हो न सका। वजह थी श्रीनिका के पिता आशुतोष सिंह रजावत जी, जिन्होंने श्रीनिका की शादी श्रीनिका की मर्जी से होने का फैसला सुना दिया था। घर पर इस बात को सुनकर तो हंगामा हो चुका था, पर इस बार आशुतोष जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी के भी बोलने से, किसी के भी सुनाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर तो घर वाले श्रीनिका से अब और ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। सबको यही लग रहा था कि श्रीनिका को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर गलती कर दी गई है। श्रीनिका डॉक्टर है और अपने फैसले लेने का अधिकार उसे है, और अब वो सबको उन्हीं की भाषा में ही जवाब देती थी, जैसी भाषा वो लोग समझते थे। श्रीनिका के ताऊजी और ताई जी श्रीनिका के गुण, रूप और अच्छे पढ़े लिखे होने से बहुत चिढ़ते थे। उनका मानना था कि इससे श्रीनिका को एक बेहतर और अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, जो वो दोनों नहीं चाहते थे। श्रीनिका के ताऊजी सुभाष सिंह रजावत जी और ताई जी अवनी सिंह रजावत आशुतोष सिंह रजावत से भी चिढ़ते थे, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी बिजनेस और सियासत में हमेशा घर के मुखिया श्रीनिका के दादाजी भानु प्रताप सिंह रजावत और अपने बड़े बेटे से ज़्यादा अपने छोटे बेटे पर भरोसा करते थे, और इसी वजह से घर पर भी श्रीनिका की मां की काफ़ी चलती थी। इसलिए सुभाष सिंह रजावत और अवनी सिंह रजावत हमेशा से यही चाहते थे कि श्रीनिका की शादी उनकी बेटी दिव्यांशी से ज़्यादा अच्छे घर में ना हो। इसलिए वह ऐसा रिश्ता लेकर आते जो रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुकात रखते हों। लेकिन जब श्रीनिका और उसके पिता ने ऐसे रिश्तों के लिए साफ इनकार कर दिया, तब उन लोगों ने अपनी बेटी की शादी श्रीनिका की शादी पहले करने का सोचा और एक ऐसे खानदान का रिश्ता ढूंढा जो रूढ़िवादी परिवार से बेहद दूर दूर था। ना ही कोई ताल्लुकात रखता था और ना ही उनकी कोई सोच ऐसी थी। इस बारे में उन्होंने घर पर तब तक किसी को कुछ नहीं बताया जब तक लड़के वाले खुद घर तक नहीं आ गए।
श्रीनिका के ताऊजी की बेटी, जो कि श्रीनिका से पूरे 5 साल छोटी थी, जिसकी उम्र 23 साल थी, उसके लिए रिश्ता आया था। जब श्रीनिका की चचेरी बहन दिव्यांशी सिंह रजावत को लड़के वाले देखने के लिए आए तो लड़के वालों को दिव्यांशी से ज़्यादा श्रीनिका पसंद आ गई। दिव्यांशी ने मात्र बीए पास किया हुआ था और जिस लड़के का रिश्ता दिव्यांशी के लिए आया हुआ था वो लड़का आर्मी में मेजर था। हालांकि लड़की की फैमिली काफ़ी ज़्यादा खुले विचारों की थी, इसलिए जब उन्होंने श्रीनिका को देखा और श्रीनिका के बारे में जानने की अपनी इच्छा जताई तो दिव्यांशी की माँ मतलब अवनी सिंह राजपूत, जो कि श्रीनिका की ताईजी थी, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था उन लोगों का श्रीनिका के बारे में पूछना। अवनी जी को अब यही लगने लगा था कि श्रीनिका जानबूझकर लड़के वालों के सामने आई है ताकि ये रिश्ता होते होते रह जाए, और ठीक ऐसा ही हुआ। जैसे ही श्रीनिका उन लोगों से मिली तो उन लोगों को दिव्यांशी से ज़्यादा पसंद श्रीनिका आ गई थी। हालांकि जब उन लोगों ने ये कहा कि श्रीनिका के बड़े होने के बावजूद भी दिव्यांशी की शादी पहले क्यों कराई जा रही है तो किसी के पास कोई सही जवाब नहीं था। तो वहीं अवनी जी अब कुछ तो चाल चलने वाली थी जिससे सबका ध्यान एक बार फिर से श्रीनिका की ओर ना जाकर सीधे दिव्यांशी की तरफ चला जाए, जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। श्रीनिका की शादी श्रीनिका के ताऊजी और ताईजी उस घर में बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे जहाँ का रिश्ता उनकी बेटी दिव्यांशी के लिए आया था। वो लोग हमेशा से अपनी बेटी के लिए ऐसा परिवार चाहते थे जो उनकी बेटी को बंदिशों में ना रखे और उनके परिवार से ज़्यादा अमीर हो, और सबसे अच्छी बात ये थी कि लड़का अपने घर का इकलौता वारिस था। दिव्यांशी भी इस बात से बेहद खुश थी कि वो अकेले उस घर पर राज करेगी। सुभाष जी और अवनी जी को गहरा सदमा तब लगा जब लड़के वालों को दिव्यांशी के बजाय श्रीनिका ज़्यादा पसंद आई, इसलिए उन्होंने श्रीनिका के लिए रिश्ते के लिए चुपचाप हामी भर दी। हालांकि श्रीनिका के पिता और माता और बाकी घर वालों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ तक कि घर के सबसे बड़े मुखिया श्रीनिका के दादाजी भानु प्रताप सिंह रजावत जी भी इस पक्ष में नहीं थे कि दिव्यांशी की शादी श्रीनिका की शादी से पहले कराई जाए। इसलिए जब श्रीनिका के लिए रिश्ते की बात चली तो भानु प्रताप जी को कोई एतराज़ नहीं हुआ था। ये देखकर तो लड़के की माँ खुशी से उन सब की तरफ देखती हुई बोली। लड़के की माँ बोली, माफ़ करिएगा अवनी बहन जी, आपने तो हमें इस हीरे के बारे में बताया ही नहीं था। जब घर में बड़ी बेटी है तो आप छोटी बेटी की शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहती हैं आखिर? ये सुनकर अवनी जी बोली, वो क्या है ना बहन जी, श्रीनिका भी शादी ही नहीं करना चाहती थी और आप तो जानती ही हैं शादी समय से हो जानी चाहिए। अब अगर श्रीनिका शादी नहीं करना चाहती तो क्या बाकी बच्चों को घर पर थोड़ी ना बैठा कर रख सकते हैं हम? जैसे ही अवनी जी ने ये कहा कि तभी लड़के की माँ ज्योत्सना प्रताप सिंह जी अवनी जी से बोली, अच्छा तो क्या उम्र है श्रीनिका बेटा आपकी? वहीं श्रीनिका कुछ कहती उससे पहले ही भानु प्रताप जी बोले, श्रीनिका बिटिया इस साल 28 की होने वाली है। श्रीनिका को पढ़ने का बहुत शौक है। पढ़ लिख कर इसने पहले अपना MBBS पूरा किया, उसके बाद PG कंप्लीट किया और अब ये काबिल डॉक्टर है। अब डॉक्टरी की पढ़ाई तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी ज़्यादा कठिन होती है। जैसे ही भानु प्रताप जी ने ये कहा कि तभी लड़के के पिता त्रिभुवन प्रताप सिंह जी बोले, अच्छा तो श्रीनिका बिटिया डॉक्टर है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा किस चीज़ की डॉक्टर हैं आप? जैसे ही उन्होंने ये कहा तो श्रीनिका बोली, अंकल जी मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। जैसे ही त्रिभुवन प्रताप सिंह जी ने ये सुना तो वो श्रीनिका की तरफ देखकर बोले, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अद्वैत की माँ भी डॉक्टर है। अभी कुछ साल पहले ही इन्होंने हॉस्पिटल जाना बंद किया है, अब ये हमारे NGO में काम कर रही हैं। ये सुनकर भानु प्रताप जी बोले, अच्छा तो इसका मतलब रानी साहिबा होने के साथ साथ ये डॉक्टर साहिबा भी रही हैं। ये सुनकर ज्योत्सना जी मुस्कुराते हुए बोली, जी राजा साहब, देखिए मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहूँगी, पर हमें अपने बेटे के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे परिवार को हमेशा जोड़ कर रखे। हालांकि अद्वैत हमारा इकलौता बेटा है, लेकिन जैसा आप लोगों का ये संयुक्त परिवार है ठीक वैसा ही परिवार हमारे घर पर भी है। सियासतें सबकी अलग अलग है पर आज भी हम सब अलग नहीं हुए हैं। हमारे लिए सबकी राय बहुत महत्वपूर्ण है और अद्वैत हमारे घर का बड़ा बेटा है, इसलिए मैं चाहूँगी कि अद्वैत के लिए ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाऊं जो हमारे घर को एक माला में पिरो कर रखे। और मेरे बेटे के हिसाब से लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी भी हो। मेरा बेटा मेजर है और आप तो जानते हैं कि डिफेंस में ऑफिसर्स का क्या स्टेटस होता है। ये सुनकर आशुतोष जी बोले, तो आपके मन में क्या है बहन जी, आप हमें वो बताइए। देखिए हमारे लिए तो हमारे घर के हर बच्चे एक समान हैं और रिश्ता दिव्यांशी के लिए आया है, तो आप दिव्यांशी की मनोदशा को भी सोचकर अपना फैसला हम सभी को बताइएगा। इसलिए आप अपना फैसला बताइए।
जैसे ही आशुतोष जी ने ये कहा तो अवनी जी थोड़ा राहत महसूस करने लगी। उन्हें यही लग रहा था कि शायद आशुतोष जी शादी से चुपचाप इनकार कर दें, क्योंकि हमेशा से तो यही होता आया था। पर इस बार उनकी चाल उल्टी पड़ने वाली थी। पर फिर भी वो कोशिश करना तो नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए वो भी अपनी मीठी मीठी बातों में सभी की तरफ देखकर सबको उलझाते हुए बोली। अवनी जी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं देवर जी। अब देखिए ना, श्रीनिका का तो अभी कोई इरादा ही नहीं है शादी करने का। क्यों श्रीनिका बिटिया, सही कहा ना मैंने? जैसे ही अवनी जी ने श्रीनिका की तरफ देखकर अपना ये सवाल किया ही था तो श्रीनिका की नज़रें अपने आप झुक गई। संयुक्त परिवार में किसी बाहर वाले के सामने ऐसे सवाल जवाब करने की उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और इस बात से तो भानु प्रताप जी को भी थोड़ा बहुत गुस्सा आ ही चुका था। भानु प्रताप जी सख्त लहजे में अवनी जी की तरफ देखते हुए बोले। भानु प्रताप जी बोले, ये किस तरीके से बात कर रही हो बड़ी बहू तुम श्रीनिका से? ये कोई सही जगह है श्रीनिका से इस तरीके के सवाल करने का? रिश्ता तय करने के लिए अभी घर के बड़े यहाँ मौजूद हैं। श्रीनिका के मन की इच्छा भी जानी जाएगी, पर उससे पहले बड़ों के बीच में आपसी बातचीत हो जाए तो वो बेहतर होगा। जैसे ही भानु प्रताप जी ने ये कहा तो इतना कहकर उन्होंने सीधे त्रिभुवन जी की तरफ देखा और फिर उनकी तरफ देखते हुए बोले। भानु प्रताप जी बोले, देखिए भाई साहब, दिव्यांशी अभी 22 साल की है। हाँ, उसके घर वाले, उसके माता पिता चाहते हैं कि उसकी शादी जल्दी हो जाए, लेकिन बिना श्रीनिका की शादी हुए दिव्यांशी की शादी के लिए आपको रुकना होगा। अगर आप दिव्यांशी से श्रीनिका की शादी करवाना चाहते हैं और जैसा कि आप लोगों को श्रीनिका पसंद आ रही है तो उसके लिए भी श्रीनिका की मंजूरी जानना बेहद ज़रूरी होगा। हम एक काम करते हैं, दोनों बच्चों को कुछ देर आपस में बात करने देते हैं। आप अपने बेटे से पूछ लीजिए कि उसे कौन पसंद है। तब तक हम श्रीनिका से इस बारे में बात करते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आप लोग घर पर आने वाले हैं। अगर हमें पहले से पता होता कि इस बारे में कुछ बातचीत हो रही है तो हम पहले ही घर पर ये सारी बातचीत कर चुके होते। दरअसल सुभाष और बड़ी बहू ने हमें इस बारे में नहीं बताया था कुछ भी, और अब अचानक से आप लोगों का मन बदल रहा है, तो इसके लिए तो हमें थोड़ा समय आप लोगों से चाहिए ताकि हम घर पर भी थोड़ा राय परामर्श कर लें। जैसे ही भानु प्रताप जी ने त्रिभुवन जी से ये कहा तो त्रिभुवन जी भानु प्रताप जी की तरफ देख कर बोले। त्रिभुवन प्रताप सिंह जी बोले, हम माफ़ी चाहते हैं राजा साहब, हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि रिश्ते के बारे में आपके घर पर किसी को पता ही नहीं है। मेरी जब कल सुभाष जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं, इसलिए हम आज रिश्ता तय करने के साथ साथ सगाई के लिए भी तैयारी करके आए थे। और जहाँ तक मुझे लगता है सुभाष जी से इस बारे में मेरी बात कल रात को ही हो चुकी थी। जैसे ही त्रिभुवन जी ने यह कहा तो भानु प्रताप जी ने एक नज़र सुभाष जी की ओर डाली। सुभाष जी समझ चुके थे कि उनका भांडा पूरी तरीके से फूट चुका है, पर भानु प्रताप जी ने बड़ी ही समझदारी से बातचीत को आगे ना बढ़ाते हुए वहीं पर सारा मामला अपने हाथों में संभाल लिया। आओ भगत भी चल रही थी तो वहीं श्रीनिका अपने कमरे में जा चुकी थी। कमरे में ऐश्वर्या जी और श्रीनिका दोनों ही मौजूद थे। ऐश्वर्या जी श्रीनिका को समझा रही थी कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, तो वहीं श्रीनिका इस बात से डर रही थी कि कहीं अद्वैत बाकी और लड़कों जैसा तो नहीं होगा। तभी ऐश्वर्या जी उसे समझाती हुई बोली। ऐश्वर्या जी बोली, देखो श्री, ये समय हर किसी के जीवन में आता है और हमेशा जैसा तुम चाहती हो वैसा हो ज़रूरी तो नहीं है ना। कभी कभी नियति ऐसे खेल खेलती है कि हमें ना कुछ समझने का मौका मिलता है और ना ही किसी से कुछ कहने का। बस हम उस नियति के भंवर में और नियति द्वारा रचाई गई कहानी को कैसे करते हैं ये हमें भी नहीं पता चलता है। बेटा, अद्वैत का परिवार काफ़ी सुलझा हुआ लगता है। मेरी बात मान, एक बार बातचीत कर ले, क्या पता तेरी किस्मत यहीं जुड़ी हो। जैसे ही अपनी माँ की बात श्रीनिका ने सुनी तो श्रीनिका अपनी माँ से बोली। श्रीनिका बोली, पर माँ, इससे ताई जी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। आप जानती हैं ना, उन्हें मैं वैसे ही पसंद नहीं हूँ, और यहाँ तो दिव्यांशी का आया हुआ रिश्ता मेरे लिए आ चुका है। दिव्यांशी भी इस बात से बहुत नाराज़ हुई है। आपने देखा नहीं, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। भले ही ताऊजी और ताईजी सबके सामने दिखा ना रहे हों, पर वो भी इस बात से बहुत गुस्से में हैं। शायद इसलिए ताईजी सुबह सुबह मुझसे ये कह रही थी कि मुझे आज हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। वो तो मैं शाम को रिद्धिका से मिलने जाना है, इस वजह से नहीं जा पाई। मुझे हॉस्पिटल चले जाना चाहिए था माँ। जैसे ही श्रीनिका की ये बात ऐश्वर्या जी ने सुनी तो ऐश्वर्या जी श्रीनिका से बोली। ऐश्वर्या जी बोली, चली जाती तो ये सब कुछ ठीक नहीं होता घर में, तब भी बहुत तमाशा होता जैसे आज होने वाला है। तभी श्रीनिका बोली, माँ, वैसे भी कम तमाशे नहीं हुए हैं घर में मेरी वजह से, आज भी हो जाएगा।
वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर आशुतोष जी खड़े उनकी बात सुनकर उन दोनों की तरफ देखकर बोले। आशुतोष जी बोले, श्री बेटा, तमाशा तो तब भी होता क्योंकि पिताजी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, और शायद भाई साहब ने जानबूझकर पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर वो बता देते तो पिताजी यही कहते कि पहले तुम्हारी शादी होगी फिर दिव्यांशी की शादी होगी। खैर, इस बारे में तो बातचीत बाद में होगी, पर बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, और वैसे भी किस्मत का लिखा, नियति का लिखा कभी भी कोई भी नहीं मिटा सकता। बेटा अगर वो तेरी नियति में होगा तो तुझे कैसे ना कैसे मिल ही जाएगा, और उस समय हम सब निमित्त मात्र होंगे तुझे उस इंसान तक मिलाने के। तो तू अपनी नियति को पहचान श्री। जैसे ही श्रीनिका ने अपने पिता की ये बात सुनी तो अपने पिता से बोली। श्रीनिका बोली, पर पापा, ताऊ जी और ताई जी क्या सोचेंगे? तभी आशुतोष जी बोले, वो जो कुछ भी सोचेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क इस बात से पड़ेगा कि तू क्या सोचती है। क्या तू लड़के से मिलना चाहती है, बातचीत करना चाहती है? क्या तू इस रिश्ते के लिए तैयार है? हमारे लिए तेरी मर्जी मायने रखती है। श्रीनिका ये सुनकर कुछ सोचने लगी और फिर सोचते हुए बोली। श्रीनिका बोली, ठीक है, मैं पहले लड़के से मिलना चाहती हूँ और बातचीत करना चाहती हूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगी कि मुझे ये रिश्ता रखना है या नहीं रखना। जैसे ही श्रीनिका ने अपने पिता से ये कहा तो आशुतोष जी बोले, बेटा अद्वैत बहुत अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ है, सियासती काम के साथ साथ एक अच्छे पद पर भी है, तेरे लायक वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए अपने दिमाग में ये बात लेकर उससे बातचीत मत करना कि अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो कहीं भाई साहब और भाभी जी को बुरा ना लग जाए। उनकी चिंता बिल्कुल भी मत करना। तू सिर्फ अपने दिल की सुन, ना कि किसी और के दिमाग की। जैसे ही आशुतोष जी ने ये कहा तो ये सुनकर श्रीनिका ने हाँ में सर हिलाया। तो वहीं श्रीनिका हाँ में सर हिलाते हुए ऐश्वर्या जी, श्रीनिका और आशुतोष जी तीनों ही वहाँ से सीधे हॉल में चले गए जहाँ अभी सभी लोग मौजूद थे। वहीं दिव्यांशी तो अपनी माँ के पास ही खड़ी हुई थी और यही सोच रही थी कि श्रीनिका कहीं शादी के लिए हाँ करेगी या मना करेगी। वो बस खुश थी और थोड़ा कॉन्फिडेंट भी थी कि श्रीनिका शादी के लिए मना ही करेगी। उसे अद्वैत वैसे भी बहुत पसंद आ चुका था। लेकिन जब श्रीनिका हॉल में पहुंची तो आशुतोष जी ने सभी को ये बताया कि श्रीनिका बातचीत करने के लिए तैयार है। ये सुनकर तो ज्योत्सना जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ज्योत्सना जी के चेहरे की मुस्कान देखकर अवनी जी इस बात को बेहतर तरीके से समझ चुकी थी कि वो किसी भी हालत में श्रीनिका को ही अपने घर की बहू बनाने में इंटरेस्टेड है, और इस बात से तो अवनी जी थोड़ी और ज़्यादा जलने लगी थी। उन्हें काफ़ी ईर्ष्या हो रही थी। खैर, वो कुछ कहती उससे पहले ही ज्योत्सना जी बोली, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अद्वैत, तुम और श्रीनिका एक बार आपस में बातचीत कर लो, उसके बाद हमें अपना अपना फैसला बता देना ताकि हम बाकी के कामों को आगे बढ़ा सकें। इतना कहकर ज्योत्सना जी चुप हो गई। तो वहीं ऐश्वर्या जी, जो कि श्रीनिका के पास में ही खड़ी थी, उन्होंने श्रीनिका को अद्वैत के साथ बातचीत करने के लिए अकेले में भेज दिया। उन दोनों को जाता देख अवनी जी के चेहरे पर एक सुकून भी था और एक प्यारी सी हल्की मुस्कान भी। तो वहीं उनकी मुस्कान को देखकर अवनी जी के सीने में सांप लौट रहा था। वो यही समझ रही थी कि ऐश्वर्या जी ने जानबूझकर दिव्यांशी का हक श्रीनिका को दे दिया है। इस बात से उन्हें श्रीनिका को देखकर और ज़्यादा गुस्सा और जलन होने लगी थी। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि दिव्यांशी भी श्रीनिका की किस्मत से और ज़्यादा जल रही थी कि उसे हमेशा ही आसानी से सब कुछ क्यों मिल जाता है। यही सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर कुढ़े जा रही थी। दिव्यांशी को यही लग रहा था कि श्रीनिका ने उससे अद्वैत को छीन लिया है, उस रिश्ते को जो रिश्ता उसके लिए आया था। इस बात से वो बहुत गुस्से में थी और उसका ये गुस्सा और जलन किस हद तक बढ़ेगा ये तो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांशी को ही पता था। खैर, बाकी सबसे अनजान श्रीनिका शादी से इनकार ना करने के बजाय शादी के लिए राजी होने चुकी थी, और उसकी ये बात सुनकर सुभाष जी को बहुत गुस्सा आया, और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उन्हें अपने भाई को देखकर आ रहा था। वो जानते थे कि जानबूझकर ही आशुतोष जी ने इस रिश्ते में हाँ करवाई है श्रीनिका से, ताकि इतना अच्छा रिश्ता उनके हाथों से ना निकल जाए। पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे सिवाय सब कुछ चुपचाप देखने के। वहीं अवनी जी भी इस बात से बहुत गुस्से में थी। खैर, जब अद्वैत ने श्रीनिका से अकेले में बात करने की इच्छा जाहिर की तो सभी ने उन दोनों को बात करने के लिए छत की ओर चुपचाप भेज दिया। वो दोनों छत पर बैठे एक दूसरे से काफ़ी देर तक बात कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी हद तक समझ भी लिया था।
श्रीनिका इस बात से समझ चुकी थी कि उसके सपनों की कद्र करने वाला और उसकी ज्ञान की कद्र करने वाला शायद अद्वैत ही है। अद्वैत उसके लिए एक सही चुनाव होने वाला है। अद्वैत भी श्रीनिका से बात करके खुश था कि श्रीनिका उसके काम के साथ साथ उसके परिवार की जिम्मेदारियां और उसको बहुत अच्छे से समझने वाली लड़की है। वह दोनों ही एक दूसरे से मिलकर खुश थे। अद्वैत चाहता था कि सियासती खानदान में रानी होने के साथ साथ श्रीनिका इस बात को भी बेहतर तरीके से समझे कि वो एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी है और आर्मी ऑफिसर का पहला कर्तव्य और पहला प्यार उसका देश होता है। इस बात से श्रीनिका बहुत खुश थी। दोनों का ही काम देखा जाए तो जान बचाना ही था। अद्वैत आर्मी ऑफिसर था और श्रीनिका एक काबिल डॉक्टर, एक कार्डियोलॉजिस्ट। श्रीनिका और अद्वैत ने आपस में अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे। जब वो दोनों ही बातचीत करके नीचे हॉल की तरफ आए तो अद्वैत ने सबसे खुले दिल से ये कहा कि उसे श्रीनिका बहुत पसंद है और वो श्रीनिका से ही शादी करना चाहता है। ये बात सुनकर तो घर वाले और ज़्यादा खुश हो गए थे, लेकिन उनकी ये हाँ सुनकर कोई और था जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये देखकर दिव्यांशी की माँ को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। दिव्यांशी श्रीनिका के मुकाबले में कम पढ़ी लिखी और रंग रूप में नैन नक्श में कम सुंदर थी। श्रीनिका सुंदरता के साथ साथ गुण और ज्ञान की भी धनी थी, जिससे अवनी सिंह रजावत बहुत ज़्यादा जलती थी। पर अब सभी के सामने जब ये रिश्ता तय हो ही चुका था तो अपने ससुर जी की बात काटने की हिम्मत ना ही अवनी सिंह रजावत को हो पाई और ना ही उनके पति सुभाष सिंह रजावत को। पर दोनों ही श्रीनिका को देखकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ने और जलने लगे थे। उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि श्रीनिका, जो कि शादी को हमेशा से ही साफ इनकार करती थी, उसने भी शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि घर वाले चाहे कुछ भी कहें, श्रीनिका शादी से इनकार कर देगी। लेकिन यहाँ तो उनकी सोच से उल्टा ही हो गया। श्रीनिका और वो लड़का अद्वैत प्रताप सिंह दोनों ही एक दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद कर चुके थे। हालांकि ये शादी अरेंज मैरिज के तौर पर होने वाली थी, लेकिन अब दोनों के बीच में प्रेम का एक अंकुर फूटने वाला था। घर वाले रिश्ता तय करके हंसी खुशी वहाँ से जा चुके थे और सिर्फ रिश्ता तय ही नहीं बल्कि ऑफिशियली श्रीनिका को अपने घर की बहू बनाने के लिए उन्होंने तिलक के साथ साथ सगाई की रस्म भी करवा ली थी। इस बात से तो रजावत परिवार में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हालांकि दिव्यांशी इस बात से खुश नहीं थी और वो गुस्से से वहां से उठकर पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। पर सुभाष सिंह रजावत और अवनी सिंह रजावत को परिवार के लिए, उस रिश्ते के लिए खुश होना ही पड़ा। पर अंदर ही अंदर से वो इस बात से दुखी भी थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी। लेकिन बस अपने गुस्से को दबाए चेहरे पर झूठी मुस्कान लाए वो इस रिश्ते से खुश हैं ऐसा जता रहे थे कि वो लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, श्रीनिका के लिए भी और अद्वैत के लिए भी। पर अपनी जलन वो किसी को दिखा नहीं सकते थे। शादी जिस लड़के के साथ तय हुई थी वो लड़का आर्मी में मेजर रैंक पर था, मेजर अद्वैत प्रताप सिंह। वहीं रिश्ता तय हो जाने के बाद अद्वैत और श्रीनिका दोनों ही चोरी चोरी एक दूसरे को निहार रहे थे, तो वहीं घर वाले खुशी खुशी एक दूसरे का मुंह मीठा करवा रहे थे और साथ में इस रिश्ते को तय हो जाने की बधाई भी ले दे रहे थे। रिश्ता तय करने के बाद वो लोग वहाँ से जल्द ही शादी की तारीख तय करने का मन बनाकर जा चुके थे। घर में इस बात से सभी लोग बहुत खुश थे कि जल्द ही घर में श्रीनिका की शादी की तैयारियां होने वाली हैं। पर दिव्यांशी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। जब लड़के वाले वहाँ से चले गए तो दिव्यांशी ने काफ़ी ज़ोरदार हंगामा भी किया था घर पर। हालांकि हंगामा तो दिव्यांशी के माता पिता भी करना चाहते थे, इसलिए जब दिव्यांशी को रोकने के लिए भानु प्रताप जी ने कड़क स्वभाव के साथ और कड़क जुबान के साथ सुभाष और अवनी जी से कहा तो वो दोनों ही गुस्से में आ गए। भानु प्रताप जी कड़कते हुए बोले, भानु प्रताप जी बोले, सुभाष समझाओ अपनी बेटी को, और वैसे भी हमने सबसे यही कहा था कि सबसे पहले इस घर में शादी श्रीनिका की होगी और तुम बिना हमारी इजाज़त के दिव्यांशी की शादी पहले करने के लिए तैयार हो गए। वो तो लड़के वाले घर आ चुके थे, इसलिए हमने उनके सामने तमाशा करना ठीक नहीं समझा। क्या तुम हमें ये बताना ज़रूरी नहीं समझते हो कि तुम और तुम्हारी बीवी पहले ही कुछ और खिचड़ी पकाकर इस घर के नियम कायदे कानूनों को बदलना चाह रहे हैं? जैसे ही भानु प्रताप जी ने ये कहा तो इस बार अवनी जी बोली, ना कि सुभाष जी। अवनी जी बोली, माफ़ करिएगा पिताजी, लेकिन आप भी तो समझिए ना, श्रीनिका वैसे भी शादी नहीं करना चाहती थी। अब हम इसके चक्कर में अपनी बेटी को कुंवारी थोड़ी ना रखेंगे। शादी की उम्र तो निकली जा रही है ना दिव्यांशी की, और अभी से अच्छा रिश्ता नहीं देखेंगे तो फिर कब देखेंगे? आप ही बताइए।
जैसे ही अवनी जी ने गुस्से से ये कहा तो ये सुनकर भानु प्रताप जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो गुस्से में आ चुके थे क्योंकि दिव्यांशी की उम्र 23 साल ही तो थी और श्रीनिका की 28 साल। इसलिए भानु प्रताप जी ने सोच लिया था कि वो अपनी कुछ बातें सबके सामने आज क्लियर करके ही रखेंगे, जो शायद सुभाष जी और अवनी जी किसी को भी पसंद नहीं आने वाली थी। वो तो अब अपने पिता और अपने भाई से दुश्मनी मोल लेने वाले थे, वो भी सिर्फ एक रिश्ते के लिए, जो रिश्ता सामने से श्रीनिका के लिए ही आया था। और वह दोनों ही इस बात को समझे बिना हर चीज का कसूरवार सिर्फ श्रीनिका को ही ठहरा रहे थे कि उसने जानबूझकर उनकी बेटी का रिश्ता तुड़वा दिया है और अब वो उनकी बेटी के हक को मार कर बैठ गई है। वो श्रीनिका से गुस्सा थे, घर वालों से गुस्सा तो उनका बाद में था, पहले गुस्सा वो श्रीनिका से हुए थे। वहीं अविका जी तो किसी भी हालत में अपने ससुर के सामने नहीं झुकने वाली थी। वो हर तरीके से यही चाहती थी कि श्रीनिका का रिश्ता ना हो, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था और वो डर और का कारण क्या है ये तो रजावत परिवार के कुछ लोग जानते ही थे, जो इस बात को हमेशा से ही राज रखना चाहते थे। अविका जी की तीखी बातों से भानु प्रताप जी गुस्से से बोले। भानु प्रताप जी बोले, हम क्या मर गए हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा कि बच्चियों की उम्र निकलती जा रही है शादी करने की? तुमने हमसे पूछना तक ठीक नहीं समझा। और बड़ी बहू, ये किस तरीके से सवाल जवाब कर रही हो तुम हमसे? भूल गई क्या, हम आज भी इस घर के मुखिया हैं। सारा कारोबार का जिम्मा बच्चों के हाथ में हमने दे दिया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब फैसले लेने का अधिकार तुम तीनों भाइयों को मैंने आपस में बांट दिया है। कुछ अधिकार अभी भी मेरे ही हैं और उसमें से एक अधिकार है अपने पोते पोतियों की शादी एक अच्छे घराने में, एक अच्छे घर में और एक अच्छे लड़के से करवाना। जैसे ही भानु प्रताप जी ने ये कहा कि तभी सुभाष जी बोले, पर पिताजी, हम आपको बताना चाहते थे, वो तो लड़के वालों ने बस लड़की से मिलना चाहा, इसलिए हमने उन्हें घर पर बुला दिया और घर आकर तो क्या तमाशा हुआ है ये हम सब लोग देख ही चुके हैं। तभी भानु प्रताप जी सुभाष जी से बोले। भानु प्रताप जी बोले, तमाशा तो होते होते बच गया है। जब उन्होंने ये सवाल पूछा कि श्रीनिका के बड़े होने के बावजूद भी दिव्यांशी की शादी क्यों कराई जा रही है, तब क्या था तुम दोनों का जवाब बताओ? तब तो तुम दोनों मियाँ बीबी ने चुप्पी धारण कर ली थी। वो तो भला हो कि हमने सही मौके पर उन्हें संभाल लिया। मानता हूँ कि श्रीनिका पढ़ना चाहती थी, जो शायद इस खानदान की परंपराओं के हमेशा से विरुद्ध ही रहा है, लेकिन उस लड़की ने अपने आप को साबित किया हुआ है। इस परंपराओं को तोड़कर भी, पढ़ाई लिखाई करके भी उसने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि उसने कभी भी इस परिवार की किसी भी मान मर्यादा पर कोई आंच नहीं आने दी। ये बात तो तुम लोग भी समझते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों ही बच्चियों के आपस में कोई तुलना की जाए, पर जो सच है वो तो तुम लोग समझ ही चुके हो ना। और ऐसा भी नहीं है कि श्रीनिका के पढ़ने की बात सुनने के बाद हमने घर में किसी और को पढ़ने के लिए रोका हो। हमने भी समय के साथ कुछ बातों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें से एक बात थी कि लड़कियों का अच्छी शिक्षा लेना। हमने कभी भी दोबारा इस बात का जिक्र किसी के सामने किया ही नहीं कि इस घर की बच्चियां ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकती। हमने दिव्यांशी से भी कहा था कि वो चाहे तो जो करना चाहती है और जो पढ़ना चाहती है वो पढ़ सकती है, पर कायदे में रहकर। यही बात हमने श्रीनिका से भी कही थी और यही बात हमने राघव के बच्चों से भी कही है। उसकी लड़कियां भी कॉलेज में है, पढ़ाई कर रही हैं। हाँ, वो दिव्यांशी और श्री से छोटी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने उन पर कोई रोक टोक नहीं लगाई है। तो ये तो कहना ही मत कि मैं भेदभाव करता हूँ। समय के साथ मैंने अपने आप को बदला है। हाँ, कुछ बातें होंगी ऐसी जो नहीं बदली जा सकती, लेकिन शिक्षा के मामले में मैंने दोबारा कभी भी किसी पर कोई भी बंदिश नहीं लगाई है। इस घर में बेटा हो बेटी हो, दोनों के लिए समान अधिकार है, शिक्षा के लिए भी और अपनी बात कहने के लिए भी। फिर बात शादी की हो या फिर उनसे जुड़े किसी फैसले की, बिना उनकी बात सुने कोई भी फैसला नहीं करने का फैसला मैं बहुत पहले ही सबके सामने कह चुका था। आज से 2 साल पहले जब श्रीनिका ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मुझसे दोबारा इजाज़त मांगी थी, तब इस घर में सबकी राय जानने के बाद मैंने श्री की राय भी जानी चाहिए थी। तुम ये बात भूल कैसे गई बड़ी बहू? तभी अविका जी बोली, मैं कुछ नहीं भूली हूँ पिताजी। हाँ, आपने कभी इस घर के बच्चों पर शिक्षा के लिए भेदभाव नहीं डाला, लेकिन मेरी बेटी तो पढ़ ही नहीं पाई थी ना अच्छे से। अगर आपने उसे बचपन में ही उसकी बुनियादी शिक्षा में उसे रोक टोक ना लगाई होती तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। तभी भानु प्रताप जी अवनी जी से बोले। भानु प्रताप जी बोले, कौन सा दिन बड़ी बहू? तुम्हारी बेटी बीए में फेल हुई, क्या वो मेरी गलती थी?
इतने आसान से विषय लेकर भी अगर कोई इंसान फेल हो रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और ये तो कहना मत कि मैं इसकी बुनियादी शिक्षा पर रोक टोक लगाने वाला हूँ। तभी सुभाष जी अवनी जी की बातों में हामी भरते हुए अपने पिता से लड़ने को तैयार हुए और बोले। सुभाष जी बोले, पिताजी सही तो कह रही है अविका, क्या गलत बोला उसने? अगर आपने दिव्यांशी को 10वीं में स्कूल ना भेजकर पढ़ने दिया होता तो दिव्यांशी बीए में कभी भी फेल नहीं होती। इसमें आपका ही कसूर है। दिव्यांशी की पढ़ाई में बाधा बनने का कारण भानु प्रताप जी को आखिरकार ठहरा ही दिया। ये सुनकर तो भानु प्रताप जी गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि असलियत क्या है ये बात भानु प्रताप सिंह जी भी जानते थे और दिव्यांशी के माता पिता भी। हालांकि कुछ बातें कभी बढ़ानी नहीं चाहिए, इसलिए भानु प्रताप जी ने कभी भी किसी को ये नहीं बताया कि उन्होंने दिव्यांशी को 10वीं में स्कूल क्यों नहीं जाने दिया। और उनके इसी रोक टोक के कारण सभी के दिमाग में ये छवि बनी हुई थी कि भानु प्रताप जी जानबूझकर लड़कियों को पढ़ने नहीं देना चाहते थे। पर आज शायद सबका ये भ्रम टूटने वाला था। ये सुनकर भानु प्रताप जी बोले, अच्छा मेरा कसूर? क्या ये मेरा कसूर है कि तुम्हारी बेटी 10वीं में स्कूल ना जाने के बजाय बाहर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने और घूमने निकल गई? क्या ये मेरी गलती है? मैंने उसे सिर्फ स्कूल जाने से मना किया, पर फिर भी मैंने उसके 10वीं के बोर्ड्स के एग्जाम करवाए थे। स्कूल जाने से मना किया था, लेकिन घर में पढ़ने से मना नहीं किया था उसे। और यही रीज़न था कि मैं नहीं चाहता था कि इस घर की इज्जत और मान मर्यादा पर कोई आँच आए। क्या बुनियादी शिक्षा पर रोक टोक श्री की नहीं लगी? सबसे ज़्यादा लगी। दिव्यांशी के समय में तो उसकी दादी का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन श्री के समय में तो वो थी ना जिंदा। और उन्होंने श्री पर कितनी रोक टोक लगानी चाहिए थी, इस बात से तो तुम भी वाकिफ हो। जहाँ तुम्हारे बेटे को आराम भरी जिंदगी नसीब होती थी, वही श्रीनिका को पढ़ाई और घर के कामों में सामंजस्य बिठाकर अपने आप को साबित करना होता था। आज भले ही श्रीनिका डॉक्टर बन गई है, उसका एक नाम है, लेकिन उसके नाम के पीछे उसके कई त्याग छिपे हुए हैं। जब तुम लोग बाहर शोरगुल करते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, आपस में पार्टी करते थे, तब वो लड़की अपने कमरे में बैठी अपनी किताबों के सामने आंख गड़ाकर एक एक कठिन से कठिन शब्दों को याद करती थी। ये सुनकर सुभाष जी बोले, हाँ हाँ पिताजी, मेरी बेटी की अच्छी किस्मत को आपने छोटे की बेटी को दे दिया, ठीक उस तरह जैसा आप हमेशा से करते ही आए हैं। इससे पहले तो आपका दिल कभी श्रीनिका के लिए नहीं पिघला था, बल्कि मेरे बेटे को आप ज़्यादा समझदार समझते थे। आज एकदम से श्रीनिका के अंदर आपको सारे गुण नजर आने लग गए। आखिरकार आपने एक बार फिर से भेदभाव कर ही दिया है। तभी भानु प्रताप जी बोले, मेरा दिल श्री के लिए इसलिए पिघला है क्योंकि मैंने उस लड़की का पढ़ाई के प्रति पागलपन देखा है। मैंने देखा है उसे रात रात भर उठकर पढ़ते हुए। मुझे बहुत गर्व है अपनी पोती पर, और इस घर के पोतों से ज़्यादा गर्व है मुझे उस पर। तभी अवनी जी बोली, तो क्या आपको दिव्यांशी से कोई मतलब नहीं है? क्या वो आपकी पोती नहीं है? तभी भानु प्रताप जी बोले, पोती है, लेकिन इस घर की बड़ी बेटी श्रीनिका है। ये बात तुम गांठ बांध कर सुन लो। तभी अवनी जी बोली, तो आप भी सुन लीजिए पापा जी। बेशक श्री इस घर की बड़ी बेटी है, लेकिन मेरा बेटा भी घर का बड़ा बेटा है, तो उस हिसाब से तो इस घर का वारिस वही हुआ। जैसे ही अवनी जी ने ये कहा तो भानु प्रताप जी बोले, शायद तुम भूल रही हो, बड़ा बेटा तो तुम्हारा पति भी है, तो उस हिसाब से वारिस तो तुम्हारा पति होना चाहिए था, लेकिन जिम्मेदारियां तो मेरा दूसरा बेटा ज़्यादा अच्छे से निभाता है। जानती हो क्यों? क्योंकि सिर्फ नाम से वारिस होने से कोई वारिस नहीं बन जाता, उसके लिए अपने आप को साबित करना पड़ता है। और ये बात तो यहाँ जितने भी लोग हैं, सब लोग कान खोल कर एक बार फिर सुन लो। जो अपने आप को साबित करेगा वो इस घर का वारिस होगा, फिर चाहे वो किसी का बड़ा बेटा हो या फिर सबसे छोटा बेटा। मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आने वाली पीढ़ी का नया वारिस और इस सियासत का उत्तराधिकारी कौन होगा। फिर चाहे किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, वारिस वही बनेगा जो काबिल होगा इस राजगद्दी के भी और इस सियासत के भी। तभी अवनी जी बोली, तो इस हिसाब से तो पिताजी आप मेरे बेटे के साथ भेदभाव कर रहे हैं। वो घर का बड़ा बेटा है, उस हिसाब से तो उसका पहला अधिकार है इस घर के हर फैसले में शामिल होने का। तभी भानु प्रताप जी बोले, जिस तरीके से तुम्हारा बेटा इस घर का बड़ा बेटा है, उसी तरीके से श्रीनिका भी इस घर की बड़ी बेटी है, तो कायदे से इस घर में पहली शादी का अधिकार भी श्रीनिका का ही है। अब जब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी, और दिव्यांशी बेटा, रिश्ता सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, पर सब कुछ तय पहले से ही नहीं हुआ था? या तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता ने सब कुछ पहले से ही तय कर दिया था, जो तुम सब इतने गुस्से में आ रहे हो? क्यों सुभाष, सही कह रहा हूँ क्या मैं? जैसे ही भानु प्रताप जी ने ये कहा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या
अविका जी और सुभाष जी इतनी दलील देने के बाद भी ये रिश्ता कायम रहता है। और अगर भानु प्रताप जी का फैसला अभी भी नहीं बदला तो अविका जी और सुभाष जी क्या नई चाल चलेंगे इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। और ऐसा कौन सा डर है जो भानु प्रताप जी को श्रीनिका की शादी किसी भी हालत में करवाने के लिए मजबूर कर रहा है। देखना और जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।